आज के टाइम पे किसी भी मशहूर सेलिब्रिटी का फैन होना तो आम बात है। हम लोग अपने फेवरेट सिंगर्स के गाने सुनते हैं, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की फिल्में देखते हैं और ये दुआ करते हैं कि वो आगे भी अपने काम में अच्छा करते रहें। लेकिन कई बार ये फैंस अपनी हदें पार कर देते हैं। एक फैन अपने मन में अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लेता है जो असल में कभी मौजूद ही नहीं होता, और जब उनका ये भ्रम टूटता है तो उनका ये प्यार नफरत, ईर्ष्या और बदले में बदल सकता है। हमारी आज की कहानी उन सेलिब्रिटीज के बारे में है जिनकी जान उन लोगों ने ले ली जो एक टाइम पर खुद को उनका सबसे बड़ा फैन कहते थे। 1994 के फीफा वर्ल्ड कप से पहले कोलंबिया की फुटबॉल टीम को प्रतियोगिता जीतने की सबसे बड़ी दावेदार टीमों में गिना जाता था। उस टीम के रक्षक खिलाड़ी एंड्रेस एस्कोबार अपने शांत स्वभाव और साफ सुथरे खेल के लिए जाने जाते थे और लोग उन्हें द जेंटलमैन कहते थे। 22 जून 1994 को रोज बॉल लॉस एंजल्स में कोलंबिया का मुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स से था। मैच के दौरान एंड्रेस एस्कोबार ने एक पास को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैर से लगकर उनकी अपनी ही टीम की गोल में चली गई, जिसकी वजह से वो ये मैच हार गए और उन्हें फीफा वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया। पूरे देश में गुस्सा फैल गया था और कई लोगों ने हार का पूरा दोष एंड्रेस एस्कोबार पर डाल दिया। देश वापस आने के बाद उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि फुटबॉल में गलतियां हो जाती हैं और जिंदगी एक हार के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ लोगों ने उन्हें कुछ दिनों तक घर में रहने की सलाह दी, लेकिन एंड्रेस एस्कोबार को ऐसा लगता था कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है जिसकी वजह से उन्हें घर में रहना पड़े। 2 जुलाई 1994 की रात को वो अपने दोस्तों से मिलने गए और वहां पर कुछ लोगों ने उनके गोल को लेकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एंड्रेस एस्कोबार इस मामले पर कोई बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो बहस से बचने के लिए पार्किंग की ओर चले गए, लेकिन वो लोग उनका पीछा करते करते वहां भी पहुंच गए। पार्किंग में दोबारा बहस हुई और हुम्बर्टो कैस्ट्रो मुनोज ने उन पर गोलियां चला दी। 27 साल के एंड्रेस एस्कोबार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गोलियां लगने की वजह से उनकी जान नहीं बच पाई। जिस इंसान ने उस पर गोलियां चलाई थी वो एक परिवार में एज अ ड्राइवर और सिक्योरिटी के रूप में काम करता था। एंड्रेस एस्कोबार की हत्या करने के जुर्म में उसे 43 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन लगभग 11 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया। यह सिर्फ एक फुटबॉल फैन का गुस्सा ही नहीं था, इस हत्या के पीछे खेलों का अंधा जुनून, अवैध स्टेटबाजी और संगठित अपराध की खतरनाक दुनिया मौजूद थी। और हमारी अगली सेलिब्रिटी है रेबिका शैकेफर। रेबिका शैकेफर एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी। माय सिस्टर सैम ने उन्हें बहुत कम उम्र में ही बहुत लोकप्रिय बना दिया था। उनके प्रशंसकों में रॉबर्ट जॉन बैडो नाम का एक युवक भी शामिल था। 1986 में उसने रेबिका शैकेफर को एक प्रशंसक पत्र भेजा। रेबिका ने इसे एक सामान्य प्रशंसक की चिट्ठी समझकर उसका जवाब दिया और अपनी एक हस्ताक्षर की हुई तस्वीर भी भेज दी उसके साथ। लेकिन बैडो ने इस छोटे से जवाब को एक निजी रिश्ते की शुरुआत मान ली। उसने लगातार चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। जब रेबिका ने जवाब देना बंद कर दिया तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक बार वो फूल और खिलौना लेकर स्टूडियो तक पहुंच गया जहां रेबिका काम करती थी। सिक्योरिटी वालों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर दोबारा वहां आया, लेकिन इस बार भी वो रेबिका तक नहीं पहुंच सका। 1999 में बैडो ने रेबिका की एक फिल्म में उसका प्रेम दर्शन देखा। उसके मन में बनी रेबिका की काल्पनिक छवि टूट चुकी थी। उसे लगा कि अभिनेत्री ने उसे धोखा दिया है, जबकि रेबिका उसे जानती तक नहीं थी। बैडो ने एक निजी जासूस को पैसे देकर रेबिका के घर का पता निकलवा लिया। 18 जुलाई 1999 को वो लॉस एंजल्स में उसके अपार्टमेंट तक पहुंच गया। पहली बार रेबिका ने उससे विनम्रता से बात की और बताया कि वो एक साक्षात्कार के लिए तैयार हो रही है, लेकिन बैडो ने इसे अस्वीकार किए जाने के रूप में ले लिया। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद वो दोबारा वापस आया। जैसे ही रेबिका ने दरवाजा खोला उसने उस पर गोली चला दी और वहीं पर 21 साल की रेबिका की मृत्यु हो गई। बैडो को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस हत्या के बाद कैलिफोर्निया में उत्पीड़न और पीछा करने के विरुद्ध एंटी स्टॉकिंग कानून बनाया गया। सेलेना क्विंटानिला, इन्होंने डिजानो म्यूजिक को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता और यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर मैक्सिको तक ऐसे म्यूजिक कार्यक्रम में काम किया जिनकी सभी टिकटें बिक गई थीं। उनकी सबसे बड़ी फैन का नाम योलांडा सैल्डिवर था। वो पेशे से नर्स थी और खुद को सेलेना की सबसे बड़ी फैन कहती थी। उसने सेलेना के पिता अब्राहिम से एक अधिकारित प्रशंसक क्लब शुरू करने की अनुमति ले ली। कुछ ही समय में उस प्रशंसक क्लब के हजारों सदस्य बन गए। सेलेना और उनके परिवार का योलांडा पर विश्वास बढ़ता गया।
उसे सेलेना के कपड़े के बुटीक का प्रबंधक भी सौंप दिया गया। उसके पास बैंक खाते, चेकों और सारे रिकॉर्ड्स की पहुंच थी। लेकिन जल्द ही बुटीक के कर्मचारियों ने उसके व्यवहार के बारे में शिकायतें करनी शुरू कर दी। प्रशंसा क्लब के सदस्य भी कहने लगे कि पैसे देने के बावजूद उन्हें खरीदा गया सामान नहीं मिल रहा है। जांच के दौरान वित्तीय रिकॉर्डों में हजारों डॉलर की गड़बड़ी सामने आई। सेलेना के परिवार ने योलांडा को उसकी जिम्मेदारियों से हटा दिया, लेकिन कुछ जरूरी बैंक और कर संबंधी दस्तावेज अभी भी उसके पास थे। योलांडा ने कहा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स खुद सेलेना को देगी। 31 मार्च 1995 को सेलेना डेज इन कॉर्पस क्रिस्टी टेक्सास में उससे मिलने पहुंची। वित्तीय रिकॉर्डों को लेकर दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। जब सेलेना कमरे से बाहर जाने लगी तो योलांडा ने उसके सर पर गोली चला दी। घायल होने के बावजूद भी सेलेना मोटल की स्वागत कक्ष तक पहुंची और कर्मचारियों को हमलावर का नाम बताया। उन्हें अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन 23 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद योलांडा ने खुद को एक ट्रंक में बंद कर लिया। पुलिस के साथ लगभग 9 घंटे तक बातचीत करने के बाद उसने खुद को सरेंडर कर दिया। उसने दावा किया कि गोली गलती से चली थी, लेकिन अदालत ने उसे हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ये एक ऐसी फैन की कहानी थी जिसे अपनी पसंदीदा सिंगर के जीवन, परिवार और कारोबार तक पहुंच मिल गई थी, लेकिन जब उसका नियंत्रण समाप्त हुआ तो उसका जुनून हिंसा में बदल गया। डैरेल लैंस अबॉट, जिसे पूरी दुनिया डाइमबैग डैरेल के नाम से जानती थी, वो पेंटीरा के महान गिटार वादक थे। 2003 में आंतरिक तनाव और रचनात्मक मतभेदों के कारण पेंटीरा टूट गया। बैंड के लाखों फैंस निराश हुए, लेकिन नाथन गेल नाम के एक फैन ने इस टूटने को अपने मन में व्यक्तिगत धोखा मान लिया। नाथन गेल गंभीर भ्रमों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि पेंटीरा ने उसके गाने चोरी किए हैं। वो लोगों को अपनी नोटबुक दिखाकर दावा करता था कि बैंड की संगीत रचनाएं असल में उसकी थीं। पेंटीरा के टूटने के बाद उसने डाइमबैग डैरेल को बैंड टूटने का जिम्मेदार मानना शुरू कर दिया। पेंटीरा के बाद डाइमबैग ने अपने भाई के साथ एक नया बैंड बनाया। 8 दिसंबर 2004 को वो अपना संगीत प्रदर्शन कर रहा था। कार्यक्रम के दौरान नाथन गेल सुरक्षा व्यवस्था को पार करके मंच पर चढ़ गया और उस पर गोलियां चला दी। इस हमले में डाइमबैग के साथ कुछ और लोग भी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करके नाथन गेल को रोका और कई अन्य लोगों की जान बचाई। ये हत्या केवल बैंड के टूटने का परिणाम नहीं था। नाथन गेल के मन में गाने चोरी होने और डाइमबैग द्वारा उसका नुकसान किए जाने से जुड़े खतरनाक भ्रम पैदा हो चुके थे। एल्बर्ट अब्बास कैमरून का आक्रमणकारी खिलाड़ी था और अल्जीरिया के फुटबॉल क्लब कैलिबाई के लिए खेलता था। वो टीम के सबसे अच्छे गोल करने वाले खिलाड़ियों में से एक था। 23 अगस्त 2014 को जेएस केबलाई ने अल्जीरिया में एक महत्वपूर्ण मैच खेला। एल्बर्ट ने अपनी टीम के लिए गोल किया, लेकिन उसकी टीम 2-1 से हार गई। हार से गुस्साए फैंस ने खिलाड़ियों पर बोतलें, पत्थर और अन्य वस्तुएं फेंकनी शुरू कर दी। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार दर्शकों द्वारा फेंकी गई एक भारी वस्तु एल्बर्ट के सिर पर जाकर लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 24 साल में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके परिवार ने आधिकारिक कहानी पर संदेह जताया। उसके पिता ने एक वीडियो देखी जिसमें एल्बर्ट मैच के बाद कपड़े बदलने वाले कमरे की ओर जाते समय गंभीर रूप से घायल दिखाई नहीं दे रहा था। परिवार द्वारा करवाए गए पोस्टमार्टम में दावा किया गया कि उनकी चोटें केवल भीड़ में से फेंकी गई किसी वस्तु से नहीं हो सकती। कुछ चोटें शारीरिक संघर्ष की ओर संकेत करती थीं। इस कारण संदेह पैदा हुआ कि कपड़े बदलने वाले कमरे के क्षेत्र में उस पर हमला किया गया हो सकता है और प्रशंसकों की हिंसा वाली कहानी का इस्तेमाल असली घटना को छिपाने के लिए किया गया था। आज तक ये मामला पूरी तरह से हल नहीं हुआ। आधिकारिक कहानी उसकी मृत्यु को प्रशंसकों की हिंसा से जोड़ती है, जबकि उसका परिवार इसे एक सोची समझी हत्या मानता रहा। क्रिस्टीना ग्रीमी ने अपने संगीत जीवन की शुरुआत यूट्यूब से की थी। उनके द्वारा गाए गए गाने बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए और कुछ ही सालों में उनके सब्सक्राइबर मिलियंस तक पहुंच गए। उन्होंने टेलीविजन कार्यक्रम द वॉइस में तीसरा स्थान हासिल किया। 2015 के आसपास केविन जेम्स ने उनकी वीडियो देखनी शुरू की। वो समाज से अलग रहता था और अपना अधिकारित समय कंप्यूटर पर बिताता था। कुछ ही महीनों में वो क्रिस्टीना ग्रीमी को अपना जीवन साथी मानने लग गया, लेकिन असलियत में क्रिस्टीना को उसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। उसने क्रिस्टीना को इम्प्रेस करने के लिए अपना वजन कम किया, लेसिक सर्जरी करवाई, अपने दांत सफेद करवाए और अपने बालों में बदलाव किया। जब उसे पता चला कि क्रिस्टीना ऑरलैंडो में एक संगीत कार्यक्रम करने वाली है, तो वो उससे मिलने के लिए 100 मील से अधिक का सफर करके वहां पहुंचा। 10 जून 2016 को द प्लाजा लाइव ऑरलैंडो
फ्लोरिडा में प्रदर्शन के बाद क्रिस्टीना अपने प्रशंसकों से मिलने के लिए कार्यक्रम में शामिल थी। जब कैल्विन की बारी आई तो क्रिस्टीना ने उसका स्वागत करने के लिए अपनी बाहें खोल दी। उसी समय उसने हथियार निकालकर उन पर गोलियां चला दी। क्रिस्टीना के भाई ने तुरंत हमलावर को पकड़ने की कोशिश की। हाथापाई के दौरान केविन ने अपनी जान ले ली। 22 वर्ष की क्रिस्टीना की अस्पताल में मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि हमलावर अपने साथ 2 छोटी बंदूकें, अतिरिक्त गोला बारूद और एक चाकू लेकर आया था। वो केवल अपनी पसंदीदा गायिका से मिलने ही नहीं आया था, बल्कि पहले से ही उसे मारने की पूरी तैयारी करके आया था। जियानी वर्सेक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों में से एक थे। उनके ग्राहकों में प्रिंसेस डायना, मैडोना और बहुत बड़ी हस्तियां शामिल थीं। उनकी प्रसिद्धि, दौलत और उच्च वर्ग जीवन शैली ने एंड्रयू नाम के एक व्यक्ति को बहुत प्रभावित किया था। एंड्रयू को अमीर और प्रसिद्ध लोगों के बीच में रहने का जुनून था। वो पार्टियों में मशहूर हस्तियों के साथ अपनी दोस्ती के झूठे दावे करता था और अक्सर जियानी का नाम लेता था। जब उनकी अपनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और अमीर लोगों ने उसे दूरी बनानी शुरू कर दी तो उसका गुस्सा और अस्थिर व्यवहार बढ़ने लगा। अप्रैल 1997 में एंड्रयू ने एक के बाद एक 4 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस और FBI ने उसकी तलाश शुरू की और उसे FBI 10 मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर दिया गया। 15 जुलाई 1997 की सुबह जियानी न्यूज कैफे में मियामी बीच से पत्रिकाएं लेकर अपने घर की तरफ लौट रहे थे। जैसे ही वो घर की सीढ़ियों पर पहुंचे, एंड्रयू ने उन पर गोलियां चला दी। 8 दिन बाद पुलिस ने मियामी बीच में एक नामनुमा घर को घेर लिया जहां पर एंड्रयू छिपा हुआ था। पुलिस के अंदर पहुंचने से पहले ही उसने अपनी जान ले ली। उसने जियानी को ही क्यों चुना, इसका कोई पक्का जवाब कभी नहीं मिला। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो दोनों पहले मिल चुके थे, लेकिन ये बात साबित नहीं हो सकी। ये संभव है कि जियानी वो सब कुछ थे जो एंड्रयू बनना चाहता था, अमीर, सफल, प्रसिद्ध और उच्च समाज द्वारा स्वीकार किया गया व्यक्ति। इसलिए जियानी की हत्या केवल किसी प्रशंसक का हमला नहीं था। ये प्रसिद्धि, सामाजिक स्थिति, ईर्ष्या और कम समय में कई हत्याएं करने वाले एक हत्यारे की अनसुलझी मानसिकता से जुड़ा मामला था। और ये थी हमारी जुनूनी प्रशंसकों द्वारा मारी गई मशहूर हस्तियों की कहानी।